फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे IBPS RRB PO प्री 2019 का पेपर। आज हम देखेंगे रीजनिंग का पार्ट 2। कल हमने देखा था रीजनिंग का पार्ट 1 जिसमें हमने लगभग 17 क्वेश्चंस देखे थे। आज की इस वीडियो में हम लगभग देखेंगे 12 से 13 प्रश्न, क्योंकि आज है पजल। इसमें 2 पजल हैं तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं नहीं चाहता कि आपकी जो वीडियो बने वो कल की वीडियो देखिए 40 मिनट की बन गई थी और मैं कोशिश कर रहा था कि 20 से 25 मिनट की बने। समझाते समय पता नहीं चलता और टाइम निकल जाता है, इसलिए थोड़ा सा कम क्वेश्चंस को रखते हैं, पार्ट बढ़ा लेंगे, लेकिन क्वेश्चन की संख्या 10 से 15 ही रखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है एक पजल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपने जिस नोटबुक में लिखते हैं क्वेश्चंस को उसमें पूरा उस नोटबुक पे पूरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा वीडियो को रोक के, या फिर इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ और जैसा कि सभी को पता है कि पजल को सॉल्व करने के लिए कंडीशंस बनाने होते हैं। एक कंडीशन लेके चलेंगे आप तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए कम से कम 2 से 3 कंडीशन लेके चलिए पहले से ही। तो इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आप क्वेश्चन देखते रहिएगा, मैं पढ़ते जाऊंगा इसको, यहाँ पे जितनी भी चीजें होंगी उसको लिखते जाऊंगा और लास्ट में कंडीशन बना के इसको सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से देखते हैं। देखिए 1 मिनट की वीडियो हो गई है, अब देखते हैं कितनी देर में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है रूपा की 8 विषयों अर्थात भूगोल। यहाँ पे 8 विषय के बारे में लिखा गया है। आप विषय के नाम को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको समय बचाने का यही तरीका एग्जाम में। 8 विषय को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही क्वेश्चन के अंदर दे देगा सारी चीजें। और जो कक्षाएं हैं वो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक है, यानी कि 5 दिन कक्षाएं चलेंगी। और इसमें जो है समय वो सुबह का एक समय है, स्लॉट है कक्षा का, और एक शाम की स्लॉट है। मतलब एक क्लास सुबह चलेगी एक दिन में और उसी दिन में शाम को भी एक क्लास चलेगी, यानी कि 5 दिन में 10 क्लासेस चलेंगी। और आपके पास विषय कितने हैं? 8 हैं। अब इसके बाद इतनी चीजें तो कंडीशन दी गई थी। अब इसके बाद आपको जो पजल है यानी कि पहेली उसको सॉल्व करना है यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहले बना लेते हैं इस चीज को हम। इस तरीके से बना लिया। यहाँ पे क्या किया हमने, सुबह और शाम। इसी तरीके से एक कंडीशन और बना लीजिए, सुबह और शाम। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, सोमवार को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सोम लिख सकते हैं या संडे मंडे, जो भी आपको लिखना है जिस तरीके से आप समझ सकें उस तरीके से लिख सकते हैं। ये 5 दिन हो गए। अब शायद इस तरीके से आप कर सकते हैं। बस ये सारी चीजें काफी फास्ट करनी होंगी आपको। अब यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन आप साथ में बना सकते हैं। सुबह शाम की ये कंडीशन पूरी इसमें बन जाएगी और सुबह शाम की दूसरी कंडीशन, अगर कोई 2 कंडीशन यहाँ पे बन रही है उसको यहाँ पे भी बिठा सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है कि भूगोल का जो कक्षा है, भूगोल की कक्षा जर्मनी की कक्षा के ठीक 1 दिन पहले है और परंतु अलग समय में है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं आपको कंडीशन दिखाऊं उसको बना के, तो यहाँ पे नीचे जितनी भी चीजें बनी है उसको मैं 1-2 करके लिख देता हूँ। भूगोल की जो कक्षा है, यहाँ पे अगर भूगोल लिखते हैं 1 दिन पहले किससे है, जर्मनी से। परंतु इसमें क्या है, ये मान लीजिए सुबह है, एक स्लॉट सुबह, ये शाम की है, तो शाम का खाली यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आएगा वो रखा जाएगा। लेकिन ये बोला गया कि जो भूगोल की कक्षा है वो एक दिन पहले है जर्मनी से, लेकिन जो स्लॉट है टाइमिंग का वो अलग है। यानी कि सुबह अगर भूगोल है तो जर्मन अगले दिन शाम को होगी। ठीक, और अगर भूगोल शाम को होगा तो जर्मन सुबह होगा। ठीक, यही कह रहा है। देख लीजिए 2 तरीके से बन सकता है। यहाँ पे पहले 1 दिन हो गया और टाइम स्लॉट भी अलग हो गया। पहले 1 दिन हो गया, टाइम स्लॉट अलग हो गया, एक कंडीशन हो गया। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पेनिश जो है, स्पेनिश की कक्षा शुक्रवार की सुबह समय में है। यानी कि ये कंफर्म कर दिया है कि जो स्पेनिश की क्लास है उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, स्पेनिश, सॉरी इसमें नहीं है, शुक्रवार को है स्पेनिश। यहाँ पे भी लिख दीजिए कंडीशन में और यहाँ पे भी लिख लीजिए तुरंत। शुक्रवार को था, यहाँ मैं गुरुवार में लिख दिया था। ठीक, ये कंफर्म था तो यहाँ पे कंफर्म मैंने लिख दिया इस चीज को। चाइनीज की कक्षा कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा के ठीक 1 दिन बाद है। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए लिखा क्या गया है, चाइनीज की जो कक्षा है कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा के ठीक 1 दिन पहले और पहले है। यानी कि यहाँ इसको भी दूसरा कंडीशन बना लीजिए इसको।
एक यहाँ पे बना लिए, अब दूसरा यहाँ पे बना लीजिए। जो कंफर्म नहीं है उसको इस तरह से लिख दीजिए। चाइनीज की जो कक्षा है वो कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा के ठीक एक दिन पहले है, यानी कि चाइनीज होगा ये। अब सुबह शाम में जो भी होगा उसके एक दिन बाद जो होगा वो होगा कंप्यूटर की क्लास। ठीक, ये हो गया दूसरा कंडीशन। जो कंफर्म नहीं है उसको यहाँ पे 1 2 करके लिख दे रहा हूँ, जो कंफर्म है उसको यहाँ पे लिखते जा रहा है। उसके बाद है बुधवार और गुरुवार को सुबह में कोई कक्षा नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो है, जो मैंने कट किया इसको कट कर देते हैं। इसमें कोई क्लास नहीं होगी और बुधवार को कोई क्लास नहीं होगी, इसमें कोई क्लास नहीं होगी और बुधवार को सुबह कोई क्लास नहीं होगी। बोल दिया ना कि गुरुवार और बुधवार की सुबह कोई क्लास नहीं है, तो 2 क्लासेस खाली हो गई और 8 क्लासेस चलनी थी तो 2 ऐसे भी खाली होती ही, टोटल 10 क्लासेस का स्लॉट था। उसके बाद क्या बोल रहा है, रसायन विज्ञान की कक्षा भौतिक विज्ञान की कक्षा से ठीक एक दिन बाद। ठीक, यहाँ पे भौतिक लिख लेते हैं, फिर आएगा रसायन ठीक एक दिन बाद है, और जर्मनी की कक्षा से ठीक एक दिन पहले, यानी कि यहाँ पे तीसरा आ जाएगा जर्मन। रसायन विज्ञान की कक्षा भौतिक विज्ञान की कक्षा से एक दिन बाद और जर्मनी से ठीक एक दिन पहले है, यानी कि ये तीनों एक लाइन में है। और लास्ट में क्या बोल रहा है कि तीनों कक्षाएं शाम के समय में है, यानी कि तीनों स्लॉट जो है वो शाम को है। अब इसको हमको बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि जर्मनी के ठीक एक दिन पहले भूगोल है, और अगर हम जर्मनी को यहाँ रखते हैं तो भूगोल इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि ये तीनों फिक्स हो जाएंगे। अगर जर्मनी को हम यहाँ रखते हैं, ठीक, तभी वो कंडीशन अप्लाई हो सकता है जो यहाँ पे ये कंडीशन दिया हुआ है, ये वाला पहला वाला। समझ सकते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि जर्मनी हम यहाँ रखेंगे, अगर रसायन यहाँ आ जाएगा, भौतिक यहाँ आ जाएगा, क्योंकि तीनों शाम की क्लासेस हैं और लगातार हैं। तो अगर जर्मनी यहाँ रख देंगे तो यहाँ पे तो फिक्स हो जाएगा रसायन विज्ञान, तो हमारा जो भूगोल है वो कहाँ जाएगा, भूगोल यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि इस दिन कोई क्लास नहीं है। उसी तरीके से अगर जर्मनी हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे रसायन आ जाएगा, यहाँ पे भौतिक आ जाएगा, तो यहाँ पे भी जर्मनी नहीं आ सकता, भूगोल नहीं आ सकता जर्मनी के एक दिन पहले, क्योंकि ये भी क्लास ब्लैंक है, इसमें कोई क्लास नहीं होगी। जिससे हमको ये पता यहाँ पे चलता है कि हमारी जो जर्मन की क्लास है यहाँ पे चलेगी। जर्मन जब यहाँ चलेगी तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, रसायन का आ जाएगा। जब रसायन यहाँ आ गया तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, भौतिक का आ जाएगा, भौतिक विज्ञान का। अब जर्मन के यहाँ पे आ गया एक दिन ठीक पहले, और अलग क्लास में कौन सा है आपका, भूगोल है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये भूगोल हो गया, और ये रसायन हो गया, ये जर्मन हो गया, ये भौतिक हो गया। और एक कंडीशन यहाँ पे देख लीजिए बचा हुआ था कि चाइनीज की जो क्लास है वो कंप्यूटर से एक दिन पहले है, तो कहाँ पे हम रख सकते हैं, यहाँ पे कोई नहीं रख सकते, यहाँ पे फिक्स है पूरा, यहाँ पे भी दोनों नहीं रखा जा सकता, तो बचा गया यहाँ पे आ जाएगा चाइनीज, और यहाँ पे चाइनीज आ जाएगा तो कंप्यूटर यहाँ पे आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर यहाँ हो गया, चाइनीज यहाँ हो गया, जर्मन यहाँ हो गया, रसायन यहाँ हो गया, भौतिक यहाँ हो गया, भूगोल यहाँ हो गया, स्पेनिश यहाँ हो गया। बचा कौन सा सब्जेक्ट है आपका, बचा है संस्कृत। संस्कृत यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एक ही स्लॉट बचा था, एक सब्जेक्ट बचा था, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये वाला जो कंडीशन था, और इधर वाला काम ही नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन दिया था कि जर्मनी, रसायन और भौतिक एक लाइन में आएंगे और शाम के टाइम पे आएंगे, तो उसी से ये कंफर्म हो गया। तो आपका ये बन के तैयार हो गया। अब इसके ऊपर देखिए 2-3 प्रश्न जो पूछ सकता है, 2-3 के 5 प्रश्न यहाँ पे पूछा गया इस क्वेश्चन से। तो सोचिए कि इतनी देर में आपने 5 नंबर प्राप्त कर लिया है। चलिए देखते हैं वो 5 प्रश्न क्या क्या है। अब दोस्तों देखिए, इसके ऊपर आधारित 5 प्रश्न यहाँ पे इस क्वेश्चन से पूछा था, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ, इसका आराम से आप उत्तर दे सकते हैं। परंतु अगर यहाँ पे मैं आंसर बता दूं तो यहाँ पे पूछा है पहले का संस्कृत की कक्षा कौन से दिन रखी गई है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए फिर से यहाँ पे बना लिया शॉर्ट फॉर्म में, जिससे आपको पता रहे, बार बार पलटना ना पड़े पेज। संस्कृत की जो क्लास है वो देख लीजिए मंडे की सुबह है, सोमवार की सुबह, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये सोमवार की सुबह के समय में। दूसरा प्रश्न क्या है यहाँ पे, दूसरा प्रश्न है भौतिक विज्ञान की कक्षा और कंप्यूटर की कक्षा के बीच कितने दिन है। यहाँ पे पूछा है कि भौतिक विज्ञान की कक्षा और कंप्यूटर की कक्षा के बीच कितने दिन है, ये नहीं पूछा कितने क्लास हैं, कितने दिन है। तो भौतिक का यहाँ पे है, कंप्यूटर का यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 दिन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। सॉल्व आप पजल बना लिए, पूरा सॉल्व कर लिए, तो आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल समय नहीं लगता, मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। चाइनीज की कक्षा किस दिन में रखी गई है, चाइनीज की कक्षा देख लीजिए थर्सडे यानी कि गुरुवार को रखी गई है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सत्य है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा सही है। शुक्रवार को चाइनीज है, शुक्रवार को यहाँ पे देख लीजिए, दिखा देता हूँ मैं आपको फिर से। शुक्रवार को चाइनीज
नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है, शुक्रवार को जर्मन है, शुक्रवार को जर्मन भी नहीं है। गुरुवार को जर्मन है, गुरुवार को भी जर्मन नहीं है। शुक्रवार को कंप्यूटर है, शुक्रवार को कंप्यूटर है, हाँ है। तो हमारा जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद पांचवा है, भूगोल की कक्षा कौन से दिन रखी गई थी। तो भूगोल की कक्षा देख लीजिए कौन सी दिन रखी गई। तो भूगोल की कक्षा मंगलवार को रखी गई थी। आप इसका आंसर लगा सकते हैं तुरंत, भूगोल की कक्षा ऑप्शन नंबर ए मंगलवार को रखी गई थी। ये थे 5 प्रश्न। अब चलते हैं हम छठे प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों देखिए, ये दिशा दूरी से प्रश्न आया था, काफी इजी प्रश्न था, लेकिन थोड़ा सा देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा बड़ा प्रश्न लिखा गया, क्योंकि इसमें 1 नंबर का नहीं था, ये प्रश्न 2 नंबर का था। तो जाहिर सी बात है, अगर 2 नंबर आपको लेना है तो थोड़ा तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। जल्दी से आप नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के इसके, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का। अब सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा कि बोल रहा है कि बिंदु ई बिंदु डी के उत्तर में है। यहाँ पे अगर हम डी बना लेते हैं, बिंदु डी, तो डी के क्या है, उत्तर में कौन है, यहाँ पे ई है, और ये कितनी दूरी पे है, 15 मीटर पे। बिंदु एफ बिंदु डी के पूर्व में है, 20 मीटर पर। बिंदु एफ यहाँ पे आ जाएगा और ये पूर्व दिशा में हो जाएगा 20 मीटर। अब यहाँ पे मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा दिशा किसको माना जाता है, ये आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर है तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देख लीजिए बस प्रश्न को। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बिंदु एफ बिंदु डी के पूर्व में 20 मीटर पर है, जो बिंदु ए के उत्तर में है। यानी कि जो डी है वो बिंदु ए के उत्तर में है। जब ये उत्तर में होगा तो ए यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, बी डी के पश्चिम में है। अब डी यहाँ पे है, पूर्व इधर है तो पश्चिम इधर होगा, ठीक। बी डी के पश्चिम में आ गया। और सी के उत्तर में 15 मीटर पर है, यानी कि जो बी है वो सी के उत्तर में 15 मीटर है, तो 15 मीटर है तो इधर कर दीजिए, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा सी, ठीक। जो ए के पश्चिम में है 18 मीटर पे, यानी कि ये जो है वो सीधी रेखा में है 18 मीटर के ए से पश्चिम दिशा में। तो ये आपका बन गया, देख लीजिए पूरा का पूरा। बनने के बाद इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है देख लेते हैं उसको। प्रश्न पूछ रहा है पहला, बिंदु ई और बिंदु ए के बीच की दूरी क्या है। बिंदु ई कहाँ है, बिंदु ई देख लीजिए यहाँ पे है, और बिंदु ए कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर ये 15 मीटर है तो जाहिर सी बात है ये भी 15 मीटर होगा, क्योंकि पैरेलल है, ये दूरी एक दूसरे के समान है। तो ये 15 तो ये भी 15 है, और ये 15 दिया है तो ये 15 और ये 15 मिलकर कितना होगा, 30 मीटर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या पूछ रहा है दूसरा प्रश्न यहाँ पे, बिंदु सी के संबंध में बिंदु एफ किस दिशा में है। यानी कि सी से अगर एफ देखा जाए तो किस दिशा में है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सी से अगर हम एफ देखें तो सी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, तो ये कौन सी दिशा होगी आपकी, ये था पूरब और ये था उत्तर। अगर इन दोनों के बीच में बनाएंगे तो पूर्व उत्तर हो जाएगा ना ये, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, यानी कि इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये दोनों प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 2 हो गए, यानी कि 7 प्रश्न हो गए। 8वां प्रश्न देखते हैं। अब 8वां प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको OHW दे दिया गया है, 3 यहाँ पे अक्षर दे दिए गए हैं। आपको बताना है यहाँ पे कि इनको बिना दोहराए कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। वैसे तो जो मीनिंगफुल वर्ड बनाने वाला क्वेश्चन आता है, अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाने वाला क्वेश्चन आता है, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि सबकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती। आपको वर्ड बनाने में लगता है कि ये वर्ड नहीं बनेगा, लेकिन हो सकता है वो वर्ड बन जाए। इसकी वजह से गलती होने के चांसेस इस प्रश्न में बढ़ जाते हैं। परंतु इसमें ऐसे यहाँ पे अक्षर ही दे दिए गए हैं कि इस अक्षर को आप आराम से समझते होंगे, देखते ही जान जाएंगे कि इन तीनों को अगर बिना रिपीट किए बनाया जाए तो क्या बन सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, इसको मैं दिखा देता हूँ क्या क्या बन सकता है, आराम से आप भी समझ गए होंगे। O है, H है, W है। O से शुरू होकर कोई वर्ड बन सकता है इसका? नहीं बन सकता, क्योंकि O से इसी तरह से बनेगा, इस तरह से कोई नहीं बन सकता, या फिर इस तरह से अगर करें तो इसका भी कोई मतलब नहीं होता, ठीक। लेकिन अगर हम H से शुरू करें, HOW, तो ये एक वर्ड होगा हाउ। और अगर W से शुरू करें तो W से क्या बनेगा, हु। ये 2 वर्ड आपके आराम से देख रहे होंगे सभी को, बहुत बेसिक वर्ड है दोनों। तो ये 2 वर्ड ही बनेंगे और कोई वर्ड नहीं बनेगा इससे, क्योंकि ऐसा यहाँ पे अक्षर ही दिया गया था, बहुत आसान प्रश्न को कर दिया गया था। तो यहाँ पे हमारे सिर्फ 2 अक्षर, यहाँ पे 2 शब्द बनेंगे अंग्रेजी के मीनिंगफुल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अब देखते हैं 9वां प्रश्न। अब दोस्तों देख लीजिए, 9वां प्रश्न है। ये काफी आसान प्रश्न था, बस इसमें क्वेश्चन में ये दिक्कत थी कि इसको देखने में लग रहा था कि काफी बड़ा क्वेश्चन है,
इसलिए काफ़ी बच्चों ने इसको क्वेश्चन को छोड़ दिया था। परंतु बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि इसकी जो अंदर कंडीशन दे दी गई थी वो बहुत ही सही तरीके से दे दी गई थी कि आपको कंडीशन तुरंत समझ में आ जाए। अब इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक के आप या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लीजिएगा। थोड़ा सा नीचे का कट रहा होगा उसको मैं दिखा देता हूँ ऊपर करके, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अब इस क्वेश्चन को हटाता हूँ, अब इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, लिखा क्या गया है। सबसे पहले 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्तियों का नाम है, कुछ भी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो एक वर्गाकार मेज पर बैठे हैं, यानी कि स्क्वायर मेज पे, स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं। स्क्वायर टेबल कैसा होता है यहाँ पे मैं अब बनाने जा रहा हूँ। मैंने कभी भी बोला है कि आप अगर कोई चीज़ बनाइए तो पजल में हमेशा 2 कंडीशन लेके चलिए आप, ठीक है। एक यहाँ पे बना दिया मैंने और या एक नीचे इस तरह से बना सकते हैं आप, ठीक। 2 कंडीशन लेने से ये होता है ना कि आपका टाइम बर्बाद नहीं होता, आप तुरंत एक गलत हुआ तो दूसरी कंडीशन में रख के पजल को सॉल्व कर लेंगे। एक जो 8 बंदे हैं वो वर्गाकार मेज पे बैठे हैं, वर्गाकार इस तरह से मेज है और उसमें बोल क्या रहा है कि 4 लोग उस पे कोने पे बैठे हैं मेज के और 4 लोग उसकी भुजाओं पे बैठे हैं। तो 4 लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये 2 3 4 कोनों पे, 4 लोग उसकी भुजाओं पे बैठे हैं, ये हो गया, ठीक है। इसे यहाँ पे भी तुरंत इस तरह से बना दीजिए, एक जगह जो बनाइए दूसरी जगह बनाते रहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 2 लोग उसमें से जो भुजाओं पे बैठे हैं, ये 4 लोग बैठे हैं ना भुजाओं पे, इसमें से 2 लोग ऐसे हैं जो बाहर की तरफ देख रहे हैं केंद्र से। केंद्र यहाँ पे होगा, केंद्र से बाहर की ओर, मतलब इस दिशा में बाहर की तरफ देख रहे हैं 2 लोग सिर्फ, और 6 लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं। अब ये नहीं पता कि इसमें से 8 में से कौन से 2 लोग, 4 में से, क्योंकि ये बोल दिया है कि जो भुजाओं में बैठे हैं वही बाहर की तरफ देख रहे हैं, उनमें से 2 लोग, तो 4 में से 2 लोग कौन से हैं ये नहीं पता अभी हमको, ठीक। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, आप कंडीशन देखते हैं यहाँ पे। यहाँ तक तो जो क्वेश्चन के अंदर उसके शर्तें दी गई थी वो बताई थी। अब इसके बाद जो पजल दिया गया उसको पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम पजल की जो चीजें हैं, पॉइंट्स है, इसको लिखते जाएंगे। यहाँ पे ZN का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि ZN निकटतम पड़ोसी हो गए, और जो Z है वो Y की तरफ उन्मुख है, यानी कि Z Y की तरफ देख रहा है। जिससे हमको क्या पता चल गया कि Z जो है वो अंदर की तरफ देख रहा है। कभी भी भाई यहाँ पे देखिए, अगर हम अंदर की तरफ देख रहे हैं तभी तो किसी दूसरे आदमी की तरफ देखेंगे। अगर हम बाहर की तरफ देख रहे हैं तो हम कभी दूसरे आदमी को देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। जिससे हमको पता चल गया कि Z जो है वो अंदर की तरफ देख रहा है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, X K के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब यहाँ पे देखिए, यही कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। X जो है वो K के दाएं तीसरे स्थान पर है। अगर हम K यहाँ पे बैठाते हैं और ये अंदर की तरफ देख रहा है तो दायां इसका 3 पोजीशन इस तरह से हो जाएगा। तीसरे पोजीशन में कौन बैठा है? X बैठा है, ठीक। और O के ठीक बाएं बैठा है, यानी कि जो X है वो O के ठीक बाएं बैठा है। अब O कहाँ पे बैठ सकता है? यहाँ पे बैठ सकता है अगर इस तरफ देख रहा है, और अगर बाहर की तरफ देख रहा है तो O यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक। दोनों कंडीशन यहाँ पे लग सकती हैं। या फिर तीसरा यहाँ पे कौन सा कंडीशन बन सकता है इसी से, अगर हमारा K अभी तक अंदर की तरफ देख रहा था, अगर हमारा K बाहर की तरफ देखने लगे, अगर K यहाँ पे हम मान लेते हैं K है वो बाहर की तरफ देख रहा है, इस तरफ देख रहा था, हमारा बायां किधर हो जाएगा? बायां इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा। तो हमारा जो O होगा, दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है तो O हमारा यहाँ पे आ जाएगा। X दाएं तीसरे स्थान पे बैठा था K से, और O के जस्ट बाएं बैठा था, तो यहाँ पे भी 2 तरीके से O बैठ सकता है, कि यहाँ बैठ सकता है, कि यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक। अब उसके बाद क्या बोला है कि तुरंत यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, इसके आगे पढ़ेंगे तो O जो है वो मेज की भुजाओं पे बैठा है, यानी कि O हम यहाँ पे किसी चारों भुजाओं में से किसी एक पे बैठा है। और यहाँ पे एक चीज़ और दे दिया गया है, उसके बाद B H का निकटतम पड़ोसी है, तो चौथा यहाँ पे हो जाएगा हमारा B H इस तरह से हो सकता है, या फिर H B इस तरह से हो सकता है। निकटतम पड़ोसी तो ऐसे दोनों तरफ से हो सकते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, O केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है। बस इसी कंडीशन से आपका क्लियर हो जाएगा सारा प्रश्न। अगर हम O को कहीं पे अब बैठा दें, केंद्र से बाहर की तरफ देख रहा है तो O को यहाँ पे बैठा दिए, यहाँ पे भी O को यहाँ पे बैठा दिए। अब क्या बोला था, X जो है O से जस्ट बाएं बैठा है, तो बाएं किधर होगा? O का इधर देख रहा है तो दायां इधर होगा, बायां इधर होगा तो X यहाँ आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी X को बैठा दीजिए, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, X जो था वो K के दाहिने तीसरे स्थान पे बैठा था, तो दाहिने अगर K को हम यहाँ बैठाते हैं, दाहिने करते हैं, अगर K यहाँ बैठ गया और वो हमारा अंदर की तरफ देख रहा है, बाहर की तरफ देख रहा है, तो दाहिने
1 2 3 तीसरे पोजीशन पे हो गया। और अगर हमारा यहाँ पे बैठा है यक्स, अगर हमारा के यहाँ पे बैठा देते हैं हम, और दाहिने अगर अंदर की तरफ देखता है तो 1 2 3 यक्स यहाँ पे आ गया। आप दोनों कंडीशन देख लीजिए, इसीलिए मैंने बोला था कि 2 कंडीशन लेके चलिए। ये हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि यच के ठीक बाएं बैठा है, यच के ठीक बाएं बैठा है। यच यहाँ पे के है, के ठीक बाएं बैठेगा तो यच यहाँ आ जाएगा, के ठीक बाएं बैठेगा तो यच यहाँ आ जाएगा। ठीक। यन बी के ओर उन्मुख है, यानी कि जो यन है वो बी की ओर उन्मुख है। ठीक, ये भी यहाँ पे रख दिए। अब यहाँ पे देखिए बी एच लगातार बैठे हैं तो बी एच यहाँ पे कहाँ बैठेंगे, बी यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ये सामने यन बैठाना है तो यहाँ पे सामने यन बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा क्योंकि यहाँ पे ओ है। तो ये कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई। अब हम यहाँ पे एक बचा है दूसरा कंडीशन। अब एच के बगल में कौन आएगा, बी आएगा, क्योंकि एच भी साथ में है, और बी के सामने कौन है, यन है। क्लियर हो गया। और क्या बोला था, यन के बगल में कौन था, जेड था, यहाँ पे जेड आ जाएगा। जेड के सामने कौन था, वाई था, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा उसके सामने। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए के बाहर की तरफ देख रहा है, ओ बाहर की तरफ देख रहा है, यानी कि 2 बंदे बाहर की तरफ देख रहे हैं तो बाकी के 6 बंदे अंदर की तरफ देखेंगे, 6 पर्सन अंदर की तरफ देखेंगे, क्योंकि 2 ही लोग बाहर देख रहे थे। तो ये आपका पूरा पेपर बन गया, पूरा पजल ये बन गया तुरंत। अब दोस्तों देखते हैं इसके ऊपर आधारित कितने प्रश्न पूछे गए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए कि इसके ऊपर देखिए टोटल 5 प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पे मैं 3 दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप पजल बना लेंगे तो इसके ऊपर 10 प्रश्न पूछे जाए, 20 प्रश्न पूछे जाए, सब बता देंगे आप। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न इसमें, निम्न में से कौन जेड के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब यहाँ पे बताना है जेड के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो तुरंत देखिए पजल जो आपने बनाया था, यहाँ पे मैंने आप लोगों की सहायता के लिए यहाँ पे फिर से बना लिया। जेड के बाएं तीसरे स्थान पे, जेड अंदर की तरफ देख रहा है तो इसका बायां किधर होगा, इस साइड होगा। 1 2 3, यानी कि जेड के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ओ बैठा है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जेड के बाएं तीसरे स्थान पर ओ बैठा है। निम्न में से विषम कौन है, के एच जेड बी वाई, के एच जेड बी वाई। अब यहाँ पे देख लीजिए पजल को कि विषम किस तरह से पूछ रहा है। के था, के कहाँ है, ये है। एच कहाँ है, एच ये है। बी कहाँ है, ये है। जेड कहाँ है, ये है। वाई कहाँ है, ये है। अब इसमें देखिए डिफरेंस क्या है सब में, जो यहाँ पे 5 दिया गया है इसमें डिफरेंस किसमें है। ये देखिए काफी लोग सोचते हैं कि कॉर्नर या सेंटर के हिसाब से पूछ रहा है कि कॉर्नर पे कौन बैठा है और भुजाओं पे कौन बैठा है। इसलिए नहीं है, क्योंकि बी भी भुजाओं पे बैठा है, के भी भुजाओं पे बैठा है। यहाँ पे जो विषम है वो अंदर बाहर देखने की वजह से था। ये भी देखिए अंदर देख रहा है, ये भी अंदर देख रहा है, ये भी अंदर देख रहा है, ये भी अंदर देख रहा है, सिर्फ के बाहर की तरफ देख रहा है इसमें से जो ऑप्शन दिया गया। तो विषम कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, के हमारा विषम हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, यदि यन बी से संबंधित है, ओ के से संबंधित है, तो यक्स उसी प्रकार से किससे संबंधित होगा। अब यहाँ पे यन किससे संबंधित है, बी से। देखिए यन कहाँ पे है, यन यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, यानी कि सामने सामने संबंध है। ओ किससे संबंधित है, के से, यानी कि ओ यहाँ पे है, के यहाँ पे, ये भी संबंध है सामने से। तो यक्स किससे संबंधित होगा, यक्स यहाँ पे, इसके सामने कौन है, यच है। आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा, यक्स यहाँ पे है, उसके सामने यच है, क्योंकि सामने वाला संबंध था, यन बी था, के ओ था, तो उस तरह से यक्स का किससे हो जाएगा, यच से हो जाएगा सामने के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था आज का पेपर दोस्तों, रीजनिंग का 2019 के 4 अगस्त 2019 को ये आया था IBPS पीओ के, ग्रामीण बैंक के, RRB के पीओ के पेपर का। ये आज का हमने रीजनिंग का दूसरा पार्ट भी देख लिया। एक पजल और बचा है, इसको मैं दिखा दूंगा किसी वीडियो में। और अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपके मैथ के क्वेश्चन पेपर आएंगे। रीजनिंग का हो गया कंप्लीट, अब मैथ का एक पेपर देख लेंगे, उसके बाद मैं टॉपिक वाइज चैप्टर को शुरू करूंगा, जो कि सबसे ज़्यादा आपके नंबर स्कोरिंग होते हैं। जैसे कि हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण हो गया, और सीरीज आ गया, और उसके बाद DI होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। मैथ का ये बता रहा हूँ। रीजनिंग में जैसे आता है पजल, सबसे ज़्यादा आता है पजल देखेंगे, दिशा दूरी देखेंगे, सिलॉक्स देखेंगे, इनइक्वलिटीज़ देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, 90% चीज़ें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो आज का पेपर जो मैंने दिखाया है आपको, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर बताने का तरीका समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और साथ ही साथ अगर रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो अगर आप बैंक के एस्पिरेंट हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों की हेल्प यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे होती रहेगी, जिससे आप लोगों का जो नॉलेज का इंक्रीमेंट है वो डेली बेसिस पे होता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।